तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इस चैनल पर। मैं बिजनेस एंड लाइफ कोच हरविंदर सिंह और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीट होम के बारे में कि हमारा घर किस तरह का होना चाहिए। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह से हमारे जो वास्तु से क्या चैलेंज हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। कैसा घर खरीदना चाहिए या अगर ज़मीन खरीदते हैं तो वो किस तरह की होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ में एक ऐसे ही गेस्ट को लेकर के हाज़िर हैं हम। तो पहले तो उनसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि घर वो नहीं होता जहाँ पे चारदीवारी होती है, जहाँ छत होती है। घर वो होता है जहाँ पे प्यार होता है, एहसास होता है, सुकून होता है। घर पर आकर के जो है शांति मिलती है, पॉजिटिव ऑरा मिलता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से। तो पहले तो मैं अपने गेस्ट का जो थोड़ा-सा इंट्रो दे दूँ कि वो एक जो उनका बैकग्राउंड है वो एक इंजीनियर हैं। साथ-साथ वो एक कंस्ट्रक्शन और वास्तु और डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छे से अपने फ़ील्ड में काम कर रहे हैं और 29 ईयर से वो अपने फ़ील्ड में हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि घर खरीदते वक़्त क्या-क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जानेंगे। और आज के गेस्ट को हम बुलाना चाहेंगे जो एक इंटीरियर के का भी करते हैं, काम करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन का। आज की डेट में काफ़ी चलन है, वास्तु के बारे में बहुत अच्छी उनको नॉलेज है, कंस्ट्रक्शन का भी है। तो वो कटोच इंफ्रासिटी के नाम से उनका को-फाउंडर हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो उनका वेलकम करते हैं। तो हेलो देवेंद्र कटोच जी, आपका वेलकम है। धन्यवाद हरिंदर सर। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और पिछले 29 सालों का अनुभव है मुझे रियल एस्टेट में, आर्किटेक्चर में, इंटीरियर्स में, कंस्ट्रक्शन में। और मैंने इंडिया, दुबई, यूरोप और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया। शुरुआत में मैंने ड्राइंग से काम स्टार्ट किया था, फिर कंस्ट्रक्शन का काम किया, फिर धीरे-धीरे मैंने महसूस किया कि क्लाइंट्स को सिर्फ दीवारें नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी और लाइफ ग्रोथ चाहिए होती है। वहीं वास्तु की तरफ मेरा झुकाव हुआ और मैंने गहराई से सीखा कि किस तरह से हमें पॉजिटिव वेव्स और पॉजिटिव ऑरा बनाना चाहिए। उसको बहुत चीज़ों में जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो यह है कि हम दिशाओं के साथ क्या-क्या चीज़ें रेमेडीज़ के साथ हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी बना सकते हैं। तो ये वास्तु में हमने बड़ी गहराई से सीखा है और अब हम कटोच इंफ्रासिटी के तहत प्रोजेक्ट में वास्तु को इंटीग्रेट करते हैं। कटोच इंफ्रासिटी जो है वो एक कंप्लीट रियल एस्टेट सॉल्यूशन है, जहाँ आप प्लॉट, घर, कमर्शियल प्रॉपर्टी और रिसोर्ट सब कुछ पा सकते हैं, वास्तु और वैल्यू दोनों के साथ। जिसमें हम डिज़ाइन ड्राइंग्स, वास्तु कंसल्टेंसी, इंटीरियर्स और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अभी जानते हैं हम आपसे एक चीज़, पहला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या रियल एस्टेट में जो है इसमें वास्तु कितना एक रोल अदा करता है? रोल का या सिर्फ़ ये मानता है या एक कोई साइंस भी है जिससे कि हमें घर पे पॉज़िटिव ऑरा आता है? बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वास्तु जो है ये एक धार्मिक मान्यता नहीं है कि हम लोगों के दिमाग में ये है कि एक ये शास्त्र है, धर्म की बातें पुरानी थी, हम नहीं मानते। आज की युवा पीढ़ी और लोगों के दिमाग में ये रहता है। बल्कि ये एक ऊर्जा है, जो आपको दिशा से और स्पेस के बैलेंस से इसका साइंस कनेक्ट करता है। और घर के हर कोने की ऊर्जा हमारी स्वास्थ्य के लिए, रिश्तों के लिए और आर्थिक स्थिति पर असर डालती है। रियल एस्टेट का और वास्तु का सही इस्तेमाल का मतलब है कि सही दिशा में एंट्री, रसोई का फायर पोजीशन, बेडरूम की प्लेसमेंट और एनर्जी फ्लो का टोटल आपस में कॉम्बिनेशन। सिर्फ घर या प्रॉपर्टी बनाना नहीं, बल्कि ऐसे स्पेस क्रिएट करना है जहाँ पॉजिटिव एनर्जी, ग्रोथ और समृद्धि आनी चाहिए। तो रियल एस्टेट में वास्तु का प्रभाव 2 मुख्य तरीकों से दिखाई देता है। पहला, निर्माण के समय, प्लानिंग में, और दूसरा, संपत्ति खरीदते टाइम, प्रॉपर्टी खरीदते टाइम हमें वास्तु का पालन करना चाहिए। तो आप जब भी कुछ अपना रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, तो आप
प्लानिंग के टाइम पे निर्माण अगर घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप उस समय ज़रूर वास्तु को एप्लीकेबल करिए शुरू में ही, बाद में तोड़ने के लिए और चेंजेस के ऊपर दिक्कत आती है। और दूसरा, हम जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस समय हमें वास्तु का पालन करने से हमें सही चीज़ों की दिशाएँ और सारी चीज़ों का ज्ञान पता चलता है। बहुत बढ़िया। तो हमें जो है प्रॉपर्टी खरीदते हुए या हमें ज़मीन खरीदते हुए या हमें ज़मीन खरीद कर के बनाना चाहिए या हमें बना-बनाया लेना चाहिए, तो उस चीज़ों में क्या चीज़ का ध्यान रखा जाए सबसे ज़्यादा? जिससे कि आने वाले समय में चैलेंज ना आए? क्योंकि लोगों की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंज हैं, तो कहीं न कहीं वो माइंड में वो चीज़ घर बैठ जाता है कि मैंने इस तरह ले लिया, ये ले लिया। तो उसको कैसे क्या चीज़ को ध्यान में रखा जाए? इसमें 2 अलग चीज़ें हैं कि अगर हम ज़मीन खरीद रहे हैं, तो हमें उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसे प्लॉट की दिशा में मेन एंट्रेंस प्लॉट की किस दिशा की तरफ आ रही है, प्लॉट का आकार, उसका शेप कैसा है, भूमि की ढलान किस तरफ है, ऊँचाई किस तरफ है, जल का कोई सोर्स वहाँ पर पे क्या है, बोरवेल, हैंडपंप, पानी और जो हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, उसकी रूम्स की लोकेशन और आस-पास का सराउंडिंग वातावरण क्या मिल रहा है। जैसे मान लो अगर प्लॉट के पास श्मशान है, कब्रिस्तान है, अस्पताल है या गंदे नाले हैं, तो ये एक नेगेटिव सोर्स है हमारे लिए, तो उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वास्तु दोष का सुधार किया जा सकता है और मैं उसमें व्यक्तिगत सलाह सलाह भी देता हूँ। और इसी चीज़ को अगर हम देखें कि अगर हमने बना-बनाया फ्लैट्स लेना है या घर लेना है, तो उसमें पुराना स्ट्रक्चर है, तो पुराने स्ट्रक्चर के साथ हम मोस्टली दरवाजे, खिड़कियाँ और कुछ दीवारों को चेंज कर पाते हैं और उसके अंदर कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके उसके अंदर का अपना पॉज़िटिव वेव्स को बढ़ाया जाए, जो जिसमें हम अपने उठना, बैठना, सोना, लेटना, कुछ आइटम्स को किस तरह दिशा में रखना चाहिए, अपना सिंक किस दिशा में होना चाहिए, चूल्हा किस दिशा में, बेडरूम का क्या है स्पेस, कि खाना किस दिशा में खाना है, किस तरह क्या करना है। तो हम जो मोस्टली इसमें रेमेडीज़ कर सकते हैं, वो रेमेडीज़ करते हैं और कुछ इसमें आइटम्स भी दिए जाते हैं कि क्या चेंजेज़ में करना है, किस तरह से रखा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें एप्लीकेबल करती हैं कि आप किस तरह से वास्तु को प्रिपेयर करते हैं लेने से पहले, करने से पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निवेदन जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, मान लीजिए किसी ने घर ले लिया है, किसी ने प्लॉट ले लिया है, तो उस कंडीशन में मान लीजिए वो सारे वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको किस तरह से हम उसको अपने वास्तु के अकॉर्डिंग बना सकते हैं या क्या ऐसा कुछ चीज़ रखनी चाहिए या क्या डायरेक्शंस चेंज करनी पड़ेंगी या किस तरह से कहाँ बेडरूम होना चाहिए? तो वो थोड़ा-सा उसके बारे में बता पाएँगे क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने घर खरीद चुके हैं। देखिए, शहरों में और गाँव के मकानों में फ़र्क होता है। शहरों में एक के साथ एक फ्लैट लगे होते हैं, जिसमें कि हम कुछ ख़ास वास्तु को, प्लानिंग को, रेमेडीज़ को चेंज नहीं कर पाते हैं। पर हम उसमें दूसरे और ऑप्शन से उसके साथ रिवाइज़ करा देते हैं। जितना ज़्यादा उसका वास्तु है, पुराना एक्जिस्टिंग प्लान में करेक्शन करते हुए उसके साथ आगे प्रोजेक्टिव में जो चीज़ें उसमें कर सकते हैं, वो हम पार्ट करते हैं। पर यही अगर हम देखें कि फार्म हाउस में या विलेजर्स के पुराने पहाड़ी इलाकों के घरों में देखते हैं, तो वो खुले दूर-दूर के होते हैं। उसमें हम मॉडिफ़िकेशंस, करेक्शंस वगैरह कर पाते हैं। ये डिपेंड करता है ओनर के ऊपर कि वो घर के अंदर मॉडिफ़िकेशन स्ट्रक्चर के ऊपर एप्लीकेबल करता है या रेमेडीज़ की तरफ जाता है। तो ये वास्तु हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें हटा ही देनी है। हमें उसकी रेमेडीज़ भी होती हैं, कुछ मंत्र भी हैं, कुछ यंत्र भी हैं और कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो हम वहाँ रख कर के उन चीज़ों के ऊपर से उसका असर कम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। प्लॉट के लिए अगर आपने प्लॉट पहले खरीद लिया है, तो उसमें क्या चेंजेज़ हम कर सकते हैं, वो ऑन साइट पे किस दिशा पे है, किस डिग्री पे है, किस हिसाब से उस डिग्री के हिसाब से हम घर का निर्माण करें, जिससे कि वो हमारे पर जो प्रेशर पड़ने वाला है, वो अलग से दिखे। होता ये है कि हमारा जो वास्तु पुरुष है, वो किस एंगल में हम लेटा हुआ है और हम किस एंगल में उस घर का निर्माण कर देते हैं। तो वो जो डिस्टेंस करेक्शंस बन जाती हैं, वो मोस्टली लोग सिर्फ़ यही करते हैं कि दिशा का ज्ञान देखा और बनाना स्टार्ट कर दिया। पर इसमें एंगल का बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमें पता होना चाहिए, बेसिक क्लैरिटी आनी चाहिए कि वास्तु का हेड का है, उसके लेग्स का है और उसके फुट का है।
तो जिसके हिसाब से हमारी सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं और हम उसमें करेक्शन करके बना लेते हैं, चाहे वो कौन-सी भी दिशा हो, हमें उसके हिसाब से मूवमेंट करके चेंजेस कर लेते हैं। तो हमें डिग्री का रोल इसमें मेन प्रायोरिटी करता है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा आज की डेट में चलन है कि इंटीरियर कितना मैटर करता है। मैंने मोस्टली देखा है कि जितने भी थोड़े रिच पर्सन होते हैं, जो मतलब काफ़ी अच्छा वो करते हैं, उनके घर का कलर भी व्हाइट मोस्टली होता है, वो कुछ ज़्यादा कलर को मैटर नहीं करता। तो क्या इंटीरियर और कलर कुछ मैटर करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं क्योंकि जो इंटीरियर्स का मेन रोल है, हम आँखों से देख रहे हैं। तो हम जब देखते हैं तो हमें हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए पॉज़िटिव वे के साथ। तो मैं सिर्फ़ वास्तु के साथ ही नहीं करता, मैं वास्तु के साथ जो व्यक्ति उस रूम में है, उसका न्यूमरोलॉजी देखते हुए, उसके साथ उस वास्तु को कॉम्बिनेशन देते हुए, उसके कलर थीम बनाता हूँ, उसके साथ उसको सारी चीज़ों को देखता हूँ। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, तो किस दिशा में बैठेगा कमरे की और किस तरफ से डायरेक्शन में बैठेगा। सोना है, बैठना है, स्टडी में उसका मन नहीं लग रहा है, कि क्यों नहीं लग रहा है? तो गलत दिशा में बैठा है, कहीं कोई दिक्कत है, किसी रीज़न से। इसमें वास्तु हमने यहाँ तक किया है सर कि यस 2 सर। बहनें हैं, उनकी शादी नहीं हो रही थी और जब वो मेरे से मिले थे, आज से 8-9 साल पहले की बात है, तो आकर के ऐसी बात-बात में बात चली, लड़कियाँ बहुत सेटल सर डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, हाई लेवल पे और उम्र बढ़ती जा रही है और अच्छी बड़ी फैमिली भी है, बहुत अच्छे से पीछे से पैसा सब कुछ है, पर रिश्ते बनते ही नहीं है, बनने लगते हैं तो बनते ही नहीं आगे। बैठे थे रूम के अंदर हमारे साथ बात करने लगे, किसी और टॉपिक से हमारे कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट हो रहा था, बात यहाँ पहुँच गई। फिर मैंने उनको एक रफ स्केच दिया, मैंने ऐसे करके बना के उनको कहा कि मैंने कहा सर कहीं आपकी लड़कियाँ इस दिशा के बने हुए कमरे में यहाँ तो नहीं सोती हैं? तो वो हैरान हो गए एकदम से कहने लगे कि आपको कैसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया? ये क्या है? कोई मंत्र है या जादू है, क्या है? तो मैंने उनको क्लैरिटी दी कि ये जो जगह है, ये जगह आपको बच्चे को यहीं बैठ कर के घर के अंदर ही बाँध के रखेगी। लड़कियाँ कभी भी आपके किसी रिलेटिव के घर में कहीं नहीं जाती हैं। शादी-ब्याह फंक्शन भी होता है तो घर तोड़ने के लिए वापसी करती हैं जल्दी से जल्दी। पढ़ने जाती हैं तो जल्दी घर में उनको घर में ही सबसे अच्छा लगता है। कह रहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उन्होंने जब इस तरह की पुष्टियाँ की हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वास्तु का रोल कितना बड़ा प्लानिंग करता है और हमें जो कलर थीम होती है वो हमारे ये बहुत एप्लीकेबल्स हैं। हम कलर्स के साथ, अपने फर्नीचर के साथ, हम सारी चीज़ों को अपनी ऑरा को और अपने इसमें पॉज़िटिव वेव्स को बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बच्चों की बात करी है कि बच्चों को किस दिशा में देश बैठ कर के पढ़ना चाहिए, यानी कि उसका फेस किस तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या हमारा बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किस रूम में होना चाहिए और किस दिशा में वहाँ पे होना चाहिए? देखिए सर, बच्चे के लिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बच्चे अगर सबसे बेस्ट है ईस्ट की तरफ बैठेंगे बिल्कुल डायरेक्शन में, तो वो यानी बिल्कुल फेस जो है हमारा ईस्ट की आपका तरफ में ईस्ट की होना तरफ चाहिए। होना चाहिए। यस, यस, बिल्कुल फेस आपका ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो उसका बिल्कुल ध्यान लगा रहता है। आपका फ़ोकस बिल्कुल वहाँ रहेगा टारगेट, उसके अगल-बगल कुछ भी हो रहा होगा, उसका उसका फ़ोकस हटेगा नहीं। सेकंड पोज़ीशन है नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ फेस होना चाहिए, जिसमें हमारे को वहाँ से जो पॉज़िटिव वेव्स मिलती हैं, वो पॉज़िटिव वेव्स के हिसाब से बच्चा अपने लगन में, अपने एटीट्यूड में और अपने काम में बढ़ता है और ये बच्चा ख़ास तौर पे ज़्यादातर अगर कोशिश की जाए कि देखा जाए कि जब वो कॉलेज के बाद अपना कोर्स वग़ैरह कर रहा है और आगे आगे अपनी करियर बनाने के लिए सोच रहा है, तो क्योंकि ये मनी वाला एरिया है, उसका सारा माइंड मनी के लिए, काम के लिए, फ़ोकस के लिए चलता है, तो उस तरफ हमारा पार्ट होना चाहिए। तो ये 2 दिशाएँ तो बच्चों के लिए हैं और बेडरूम के यस। स्पेसेस जो हैं, वो अलग-अलग जगह बनते हैं कि हमने अपना स्टडी रूम कहाँ रखना है, मास्टर बेडरूम किस तरफ है और अपना गेस्ट रूम किस तरफ है? तो ये वास्तु के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से सारी चीज़ें बनती हैं कैलकुलेशन के हिसाब से एंगल पे। तो साउथ वेस्ट में घर का मुखिया और हेड रहता है, तो ये हमारा मास्टर बेडरूम होता है और अटैच टॉयलेट रखे हैं जहाँ, फिर किस पार्ट से रखना है, अकेला बड़ा रूम होता है जो सबसे बड़ा रूम कहलाता है। तो ये रूम्स की स्ट्रेटजी है सर। बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, बहुत बढ़िया। आप तो बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हो, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं मालूम है। तो अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं अपने बच्चों को, जैसे वो पढ़ने में दिल नहीं लगता है, तो उनको फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो है आपको देनी है। ईस्ट साइड में उनका फेस करके अगर पढ़ते हैं तो उनका कंसंट्रेट जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सेकंड जो है वो
उन्होंने बताया कि वो जो है नॉर्थ साइड है, अगर उधर बैठ के पढ़ते हैं तो जब भी का ज़्यादा अच्छा रहेगा और नॉर्थ साइड को ज़्यादा जो है पवित्र माना गया है। और जितने भी लोग घर पे भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मंदिर या जो भी अपने घर पे बनाया होता है, जहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, जहाँ पे धूप बत्ती करते हैं, पाठ पूजा होती है, वो जो है नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। और अभी हम जानते हैं कि जो घर का फेस मोस्टली जो लोग लेते हैं, वो भी ईस्ट की तरफ ही लेना चाहते हैं या नॉर्थ की तरफ में लेना चाहते हैं, ऐसा क्यों? घर का मेन डोर सर, यस सर। घर का मेन डोर सर देखिए, दिशाएं अलग-अलग हैं, पर सबसे अच्छी दिशा जो है वो ईस्ट की मानी जाती है। न हम नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं और थोड़ा-सा पार्ट साउथ ईस्ट का भी रख आ जाता है। तो इसमें हमारे 9 हाउसेज़ होते हैं, एक दिशा के अंदर। अगर हम ईस्ट फेसिंग देखेंगे तो उसमें 9 हाउसेज़ हैं, वेस्ट देखेंगे तो 9 हाउसेज़ हैं, नॉर्थ देखेंगे तो 9 हाउस हैं। तो उसमें से कुछ पार्ट हमें कैलकुलेशन से हटा करके उस जगह पे हमें मेन एंट्रेंस को रखना पड़ता है। ऐसे साउथ दिशा जो आप कहते हैं कि भाई किस्मत खराब होती है, उधर पे नहीं करना चाहिए, वो लकी एरिया जो है, वहाँ भी हम मेन गेट को किस दिशा में एग्ज़ैक्ट जगह पे रख करके एंट्रेंस लेते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली रहती है। तो मेन एंट्रेंस आपकी सबसे बेटर जो है, जो अब तक सब लोग मानते हैं, जहाँ सनराइज़ हो रहा है, ईस्ट का होता है, तो उस जगह पे रखा जाता है। हम चारों दिशा पे अपना रख सकते हैं मेन गेट। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ ईस्ट पे ही रखना है, आप जिस भी दिशा में रख सकते हैं, पर उसका एक कैलकुलेशन पार्ट है, उस जगह से रख करके आप चलेंगे तो आपका वो सक्सेस देने वाला है। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी है देवेंद्र जी, जो सबसे ज़्यादा लोग घबराते हैं, जिनको डर लगता है, वो ये लगता है कि साउथ फेसिंग वाला घर जो है वो जल्दी से लोग नहीं खरीदते हैं, जिनको वास्तु के बारे में या थोड़ा-सा नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तो वो साउथ फेसिंग नहीं खरीदते हैं। बिल्कुल, मैं अभी आपसे यही बता रहा था कि साउथ फेसिंग का सब लोग थोड़ा-सा डरते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि साउथ फेसिंग का थोड़ा-सा इश्यू रहता है। पर मैं ये कहता हूँ कि साउथ फेसिंग भी आपका भाग्य बदल सकता है। साउथ फेसिंग को बुरा समझते हो लेकिन सही प्लानिंग से बना सकते हैं इसको एक किस्मत वाला घर। साउथ फेसिंग का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बिल्कुल गलत है। सही वास्तु प्लानिंग आपको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कहाँ से एंट्रेंस लेनी है, किस जगह पे क्या रखना है। अगर हम वास्तु प्लानिंग से चलते हैं, सही इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, साउथ फेसिंग घर भी बन सकता है शक्तिशाली और भाग्यशाली। आपको ये बताते हुए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर फ़िल्म स्टार और बिज़नेस टाइकून के घर अगर आप देखेंगे तो साउथ फेसिंग बंगले में रहते हैं। साउथ का असली राज है कि कंट्रोल, पावर, स्टेबिलिटी। अगर वास्तु फ़ॉलो किया जाए, तो साउथ फेसिंग घर आपके जीवन में सफलता की नई ऊँचाइयाँ लेकर के जा सकता है। तो आप घबराइए नहीं कि साउथ फेसिंग जो है हमें किसी चीज़ की दिक्कत करता है। रेमेडीज़ और असली वास्तु प्लानिंग के साथ अगर आप काम करेंगे, तो ये बहुत भाग्यशाली वाला घर भी बनता है। बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, तो फ्रेंड्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका साउथ फेस में घर है, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो बिज़नेस टाइकून हैं, उनका घर जानबूझ करके वो इस तरह से खरीदते हैं कि साउथ फेसिंग में हो। तो ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें इंटरनली जो है थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप उसको कर सकते हो। जैसे आपका डिज़ाइनिंग हो गया, इंटीरियर हो गया, आपका पेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत सारे घरों में जैसे झगड़ा होता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो सब आप एक वास्तु के अकॉर्डिंग अगर जाते हो तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। अभी बात करते हैं हम कि जैसे मान लीजिए जो घर का मोस्टली अ, फेस जो है ईस्ट की तरफ में होता है, तो हमारी जो किचन है मेन सबसे ज़्यादा रोल अदा करती है। पानी का जो आउटकम है जहाँ से ड्रेन आउट होता है, वो किस तरफ होना चाहिए? जी, रविंद्र सर मैं इसमें आपको एक क्लीयरेंस देता हूँ कि हम एक हमारी पूजा की दिशा है नॉर्थ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट जो है हमारी अग्नि कोण है, जिसमें हमारा किचन होता है।
और अग्निकोण के अंदर ही आप सिर्फ किचन से रिलेटेड मामला नहीं है, किचन के साथ हमें यहाँ पर पे जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिकल पोल, इलेक्ट्रिकल के मीटर्स वगैरह चीजें जो है, जो हमारी ऊर्जा अग्नि से रिलेटेड है, वो सब उस दिशा के अंदर रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा वास्तु प्रॉपर बनता है। और जो पूजा की जगह है नॉर्थ ईस्ट, उसी जगह पे अगर हम नॉर्थ को देखें तो यहाँ से पानी अंदर आना चाहिए। पानी अंदर आने का मतलब जैसे पैसा अंदर आता है वो पानी का ही एक रूप माना गया है, तो पानी वहां से अंदर आना चाहिए। और साउथ डायरेक्शन की तरफ से पानी हमारा आउट होता है, तो साउथ डायरेक्शन में हमारे आउटलेट्स ज्यादा रहते हैं, जिसमें से हम साउथ में से बाहर पानी निकालते हैं। तो किचन में भी हमें रेमेडीज हमारी बहुत सारी होती हैं, सिर्फ किचन बनाने का ही एक एंगल नहीं होता, किचन के अंदर भी कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ हमारी चलती हैं, चूल्हा किस तरफ है, सिंक किस तरफ है, फ्रिज किस तरफ है, और स्टोरेज क्या रहना है, तो ये सारी चीजें सब वास्तु पर निर्भर करती हैं, कलर शेड्स वगैरह सब। बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, बहुत बढ़िया आपने बताया कि जो हमारा बताना चाहूंगा आपको, जो ईस्ट है, अगर आप ईस्ट की तरफ में फेस करके खड़े होते हो, जहाँ से सूर्य उदय होता है उधर से अगर खड़े होते हो, तो आपका राइट हैंड साइड जो है वो साउथ ईस्ट होता है। वहाँ पे आपका किचन, देवेंद्र जी का कहना है कि वहाँ पे किचन होना चाहिए। और जो हम लेफ्ट साइड में आपने देखें तो जो है नॉर्थ ईस्ट है, उस कॉर्नर में पानी का जो है इनसाइड आना चाहिए, उस साइड से पानी का अंदर आना यानी कि ज्यादा अच्छा माना गया है। पानी को जो है जल को या कनेक्ट करें तो मनी के साथ में हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो जितना ज्यादा उधर से आएगा तो चलिए कि हमारे पास उतनी धन दौलत या तरक्की लाइफ में उतनी ही करने वाले हैं। मैं सही कह रहा हूँ देवेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी जो है कि आपने बता दिया कि हमारा जो जो अगर बुजुर्ग होते हैं हमारे जैसे घर में, उनको कौन सा रूम या कुछ ऐसा घर में कहाँ पे उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, या अगर कहें कि हस्बैंड वाइफ है तो वो कौन से रूम में रह सकते हैं, या कौन सा उनका रूम कौन सी साइड में होना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले बुजुर्ग लोगों के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो धार्मिक, और अब उनकी जो एक रिलेशनशिप होती है हस्बैंड वाइफ वाली, वो उस समय खत्म हो रखी होती है, तो वो एक अच्छी पीस लाइफ के लिए करना व्यवहार रहता है। उनका जो पूजा वाला एरिया बनता है उस दिशा के अंदर हमारा उनका रूम होता है, हम उसको नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका रखते हैं, जहाँ पे वो अपनी पूजा, अपना मन शांत और एक अर्धा पीस उनको वहाँ पे मिलता है। वहीं अगर आप कपल्स के लिए कहना चाहेंगे तो कपल्स के लिए दो तीन ऑप्शंस बनते हैं। अगर कपल्स न्यू मैरिड है तो उसके लिए अलग है, क्योंकि वो बेबी और आगे की ग्रोथ में इसके लिए सोचते हैं। कुछ अगर जी हाँ। ऑलरेडी आगे बच्चों के साथ रह रहे हैं तो घर के मुखिया भी हैं तो वो अपने मास्टर बेडरूम की तरफ को जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उस समय फैमिली में किस तरह के सिचुएशन के साथ उनका रूम रहेगा और घर के मुखिया कौन है, उसके हिसाब से हम रूम को, सारी चीजों को, डिजाइन को क्लियर करके देते भी मैंने पीछे लास्ट सुना था कि भी बहुत एक कपल था जिनके यहाँ पे थोड़ा बेबी होने का चैलेंज आ रहा था, तो किसी वास्तु वाले से उन्होंने कनेक्ट किया और उनका जो है रूम का दूसरा शिफ्ट हुए, वहाँ पे कनेक्शन हुआ। अब वो पॉजिटिव एनर्जी आई, क्या हुआ, और उनके वहाँ पे बेबी हो गया। तो क्या ये चीजें रिलेट करती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल करती है सर। ये बहुत जबरदस्त रेमेडीज है और इसमें सबको सक्सेस मिली है, बहुत लोगों को मिली है। किसी का अगर हेल्थ में कोई इशू है अलग बात है, पर अगर हेल्थ में इशू नहीं है तो वो दिशा का और उस ग्रह का और उस चीज का प्रभाव जो उस आता है वो हकीकत में एक प्रभाव है। ये सिर्फ वास्तु दिशा सिर्फ दिशाओं से निर्भर नहीं है सर। हमारे जो 9 घर है ना, उन 9 घर के अंदर ग्रह दिशाएं हैं। हम कुछ ग्रह दिशाओं को आगे बढ़ाते हैं, कोई पीछे घटाते हैं, किसी जगह का गलत मिस यूज करते हैं, तो उस जगह से भी हमारे अंदर ऊर्जाएं और सारी चीजें फ्लो जो है ना, फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल जायज है और बिल्कुल सही बात है कि अगर हम जिस दिशा के अंदर अगर उनको बताया गया और वो जगह जो है मैंने भी अप्लाई कराई हुई है और उन लोगों के साथ ऐसा अच्छी गुड न्यूज मिली। बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, बहुत बढ़िया। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जो आपकी कंपनी है कटोच इंफ्रासिटी जो है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओगे कि क्या क्या आप फैसिलिटीज देते हो अपनी जैसे कस्टमर के लिए, अपने क्लाइंट के लिए?
सर कटोच इंफ्रासिटी जो है सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बेचता, हम वास्तु बेस्ड रियल एस्टेट सॉल्यूशंस देते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में आपको वास्तु अनुसार नक्शा मिलेगा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन मिलेगी, और वाटर प्रूफिंग का भी बहुत प्रॉब्लम रहने लगा है कंस्ट्रक्शन के उसमें, तो हम उसके रिलेटेड भी सारी चीजों को फोकस करते हैं। इंटीरियर और वास्तु की सारी हार्मोनीज इसके अंदर फिक्स की जाएंगी। कंसल्टेंसी यस, बिफोर बाइंग प्लॉट और बिल्डिंग बनाते टाइम पूरी की पूरी साथ में रहती है। और सबसे जरूरी होता है आज के डेट में जो हम काम कर रहे हैं, हाई आरओआई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो लीगली सेफ हो, उस पर हम काम करते हैं। हम प्लॉट, कॉटेज, फ्लैट्स, डुप्लेक्स और रिसोर्ट प्रोजेक्ट्स आदि पर काम कर रहे हैं, और उनको सेल और परचेज भी करते हैं। सारी चीजों के ऊपर हमारे पीछे जो मैजिक इन्वेस्ट के पर्पज़ से ले रहा है तो क्या ये कुछ मैटर करता है वहाँ पे वास्तु? भी बहुत सारे बिल्कुल लोगों सर। को जो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं कि बहुत अच्छे से उनको ग्रो कर जाती हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं कि वो डाउनफॉल चली जाती हैं। तो क्या ये वास्तु का रीज़न है या कोई वैसे इंटरनली कोई डाउनफॉल आता है या जगह का चैलेंज आता है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे सही बात कहना चाहता हूँ इस बारे में। मैं आपकी बात बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने ये वाला, कि अगर आप प्लॉट पे खरीद रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि प्लॉट की हर चीज़ चेक करनी पड़ती है, दिशा के साथ, उसका एंट्रेंस, उसका शेप, आस-पास की लोकेशन क्या चीज़ें। अगर आप फ्लैट्स खरीद रहे हैं, तो फ्लैट्स में भी आपका एंट्रेंस फ्लैट की कहाँ से आ रही है, आप कहाँ से बिल्ड, मतलब सबसे पहले वास्तु जो स्टार्ट होता है, अगर वो टावर के अंदर है, तो पूरे प्लॉट का वास्तु लगता है, फिर बिल्डिंग का वास्तु लगता है, फिर फ्लैट का वास्तु लगता है। तो हम तीनों का वास्तु की कैलकुलेशन करके सारी चीज़ों को देखते हैं कि किस जगह पे क्या-क्या चीज़ों का वास्तु दोष निकाल करके हमें ठीक करना है। हम बिल्डिंग का मेन गेट नहीं बदल सकते क्योंकि सोसाइटी गेट है, तो हमें उसका अब दूसरा पार्ट बना करके चलना पड़ता है, तो एमओडीज़ कुछ करनी पड़ती है। घर के एंट्रेंस में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप प्लॉट्स वगैरह लेते हैं और अगर कुछ चीज़ देखते हैं, तो अगर इसमें रीसेल की वैल्यू और आगे प्रॉपर्टी के रेट्स ज़्यादा बढ़ें, तो ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर आप इस सोच के साथ चलते हैं और इसको फ़ोकस करते हुए चलते हैं कि वास्तु के हिसाब से मुझे अपने पार्ट को रखना है, तो इसमें 10 से 15% की आपको ग्रोथ हमेशा मिली है। रेंटल पे भी जल्दी फ्लैट उठता है, और जब सेल परचेज़ करने लगते हैं, तो उस समय बड़े आराम से ईज़ी से वो बिक जाता है, क्योंकि दूसरे प्रॉपर्टी के मुकाबले में इस प्रॉपर्टी के पास बायर्स ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने जो सुना है कि बताते हैं कि जो अगर कोई भी अमीर इंसान है, पैसे वाला है, पहला तो उसके पास होता है कि वो कम से कम 15% 20% के आसपास वो जो है मोस्टली वो करते हैं, अच्छी जॉब से उनको पैसा आता है। उसके बाद बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट है आपकी शेयर मार्केट में, अगर आपको नॉलेज है तो वहाँ से भी आप अमीर बन सकते हैं। और अकेला 50% ऐसा है जो बिज़नेस है जिसमें प्रॉपर्टी का या रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा रोल है कि लोग वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे मिलता है। और ये भी एक सुना है कि जो धरती है उसको माँ बोला जाता है और वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करती। वो हमेशा प्रॉफ़िट में रखती है, लेकिन आपको पेशेंस रखना होता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो प्रॉपर्टी है वो हमारी ज़मीन जो है, वो ज़मीन जो है हमें कमा के देती है, और जो दूसरे चीज़ों को देखा जाए, आप कहते हैं कि इधर से भी पैसा, उधर से निफ्टी से, दूसरे और चीज़ों से, पर आपके पीछे सिक्योरिटी रीज़न क्या है? सिक्योरिटी किस चीज़ से है? सिर्फ़ सिक्योरिटी जो है मिलती है, वो मिलती है सिर्फ़ ज़मीन या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से कि आप सेफ अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। दूसरे में किसी में सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप गोल्ड लाइन में भी जाते हैं, तो उसका भी एक बूम है, और एक टाइम के बाद जब उसके आप बेचने के लिए जाते हो, तो वो बेचने के टाइम पे जो उसके इंटरेस्ट और चीज़ें पॉलिसियाँ हैं, वो अलग ही डिस्टेंस लेकर के आप जब देखते हैं, तो इसमें प्रॉफ़िट में और रियल एस्टेट के प्रॉफ़िट की ग्रोथ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रियल एस्टेट आज की डेट में
इतना तेज़ हो चुका है कि आप मानेंगे नहीं कि लास्ट 5 साल के अंदर हर साल 30% ऊपर चढ़ता चला जा रहा है और इस समय हिल स्टेशन के अंदर 40% के ऊपर ग्रोथ के ऊपर आ रखा है इस समय। तो बहुत बढ़िया देवेंद्र जी, आपने बहुत सारी हमारे दर्शकों को जो है नॉलेज दी है और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, कहाँ बैठ कर के पढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी नॉलेज दी है और आई होप कि आपको इस चीज़ की वैल्यू मिली होगी सभी दर्शकों को। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इस तरह की हमें नॉलेज दी है, तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये कहना चाहता हूँ सर कि मुझे एक तो सर सौभाग्य मिला मुझे कि आपसे मेरी बात-विवाद हो रही है और मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप घर ले रहे हैं, बना रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वास्तु को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये रियल एस्टेट का एक वो कड़वा सच है, जिसकी तरफ लोग वापिस आए हैं और अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने ऊर्जा के लिए, अपने जीवन में अच्छी पॉजिटिव वेव्स के लिए उसमें काम कर रहे हैं। ये वास्तुशास्त्र नहीं है, जीवन शास्त्र है, जीवन शास्त्र। और अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ढूँढ रहे हैं, तो कटोच सिटी से जुड़िए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रविंदर सर, बहुत ही बढ़िया आज का जो है पॉडकास्ट है। आपने समय निकाला हमारे लिए और ये टाइम निकाल कर के आपने बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल जो नॉलेज दी है सभी को। तो मेरी आप सभी के लिए यही प्रेयर करता हूँ मैं कि आपका एक घर हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। जितनी जल्दी हो सकता है कि छत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिनके घर बने हुए हैं, रह रहे हैं, तो उनमें सभी का रोल मैटर करता है। भले वो एक बच्चे हैं, भले बूढ़े हैं, भले वो बुजुर्ग हैं, भले पेरेंट्स हैं, जो भी हैं आप या यंगस्टर्स हैं, हाउसवाइफ हैं, जो जॉब करते हैं, तो हर एक इंसान का अपना-अपना रोल अदा करें आप। घर को घर ही बनाए रखें, ताकि ऐसे और बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है वास्तु भी आपका जब भी काम करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो आपको घर को घर बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंस चाहिए और आपको एक-दूसरे की बात को सुनना है। कोशिश ये करें कि एक घर में ज़रूर बैन ज़रूर लगा दें कि कोई भी चिल्ला कर के बात ना करे। तो जिस घर में सुकून होता है, शांति होती है, वहाँ पे नेचुरली उसका और बढ़ना होना या धन-दौलत का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। आप कुछ और सलाह ऐसी देना चाहें जाते-जाते, जिससे कि और कुछ एक ऐसी वैल्यू वाओ मोमेंट क्रिएट हो पाए हमारे धन्यवाद आपका और मुझे बस इस अवसर का एक हिस्सा यही कहना चाहूँगा कि मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके साथ, सारे श्रोताओं के साथ मैं जुड़ सका और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे श्रोता इस जानकारी को अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे और इससे रियल एस्टेट के साथ अपने आप को जोड़ेंगे कि वास्तु रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, हर चीज़ में, पैसे के साथ में भी और हमारे ऊर्जा के साथ, हमारे लक के साथ और अपने घर के साथ, वातावरण में, हर चीज़ में। तो अनुभव बेहतर रहेगा, तो हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव वेव्स मिल रही है, तो हमें उसकी तरफ चलना चाहिए। तो थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी श्रोताओं का। थैंक यू सर। सुरेंद्र जी, एक बार फिर से धन्यवाद आपका बहुत-बहुत आपने कीमती समय निकाला और दर्शकों को हमें आपने बहुत सारी ऐसी नॉलेज दी है, जो अभी तक नहीं दी। तो मेरी यही ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और अपने घर में रहें। छत हो, एक बहुत अच्छा सुकून हो घर में, जहाँ जाकर के घर अपने जाए इंसान और वहाँ पे उसको सुकून मिले। तो घर ऐसा होना चाहिए, ना कि वहाँ पे लड़ाई और झगड़े ऐसे हों। तो यही परमात्मा से मेरी दुआ है, आप सभी को इसी यही मैं कामना करता हूँ कि आप अच्छे से रहें सभी, तभी घर बन पाता है और घर को घर बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ में और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप आने वाले और किसी गेस्ट के साथ में बहुत सारी ऐसी और नॉलेज ले पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आज वास्तु और घर के ऊपर लिया, रियल एस्टेट पे लिया।
कल को किसी और टॉपिक पे भी हो सकता है, तो अलग-अलग टॉपिक आपके लिए लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।